गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका राजनीतिक भूगोल की कक्षा में पुनः स्वागत है। और हम जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं वो विभिन्न समय काल परिस्थितियों के हिसाब से जो भू राजनीतिक जो अवधारणा थी उसको पोषित करने वाले जो विद्वान थे जिन्होंने तत्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से अपने जो विचार है वैश्विक भू राजनीतिक दृष्टिकोण से रखे। उसी कड़ी में हमने सबसे पहले जो महान थे जिन्होंने सी पावर की कॉन्सेप्ट की, समुद्र शक्ति की बात की, जो अमेरिकन थे। और तात्कालिक समय के अंदर जो ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका पूरे विश्व के अंदर एक अपना एक आधिपत्य था। और उसमें कहीं न कहीं उनकी जो नौसैनिक जो शक्ति थी, जो सामुद्रिक जो शक्ति थी, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसी से प्रभावित होकर जो महान थे उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व की वीडियो मैंने आपसे ये भी कहा था कि उनको इस बात का अंदाज़ा भी था कि आने वाले समय के अंदर जो रूस की जो सामरिक स्थिति है बड़ी महत्वपूर्ण है। और अमेरिका के दृष्टिकोण से उन्होंने नौसैनिक दृष्टिकोण से उसके वर्चस्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने ये बात की थी कि अमेरिका की अपने सामरिक दृष्टिकोण से ये कोशिश की जानी चाहिए कि रूस के पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी विस्तार को रोका जा सके, जिससे कि आने वाले समय के अंदर वो एक नौसैनिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। क्योंकि उसका ये दृष्टिकोण इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि तात्कालिक समय के अंदर नौसेना का प्रभाव ज़्यादा था। और जो चीन था उसकी जो जलवायु की स्थिति थी, जो भौगोलिक स्थिति थी, उस दृष्टिकोण से उसके पास प्राकृतिक जो बंदरगाह या समुद्र तक जो पहुंच थी वो उतनी सरल और गम्य नहीं थी। अब उन विचारों के बाद समय के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, तकनीक के अंदर परिवर्तन हुआ। और उस परिवर्तन के साथ साथ तात्कालिक जो परिस्थितियां थी या भू राजनीतिक जो संबंध थे उसके अंदर भी परिवर्तन देखने को मिला। रूस और अमेरिका एक नवीन शक्तियों के रूप में उभर के सामने आई। और धीरे धीरे जो ब्रिटिश जो औपनिवेशिक जो शासन था या तात्कालिक समय के अंदर एक वर्चस्व था वैश्विक शक्ति के रूप में, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। साथ ही अमेरिका के, रूस के साथ साथ जो जर्मनी जैसे जो देश थे वो विकास की प्रक्रिया के अंदर आगे आने लगी। और इन सभी परिस्थितियों के संदर्भ के अंदर एक नवीन भूसामरिक जो दृष्टिकोण या भू राजनीतिक एक दृष्टिकोण लेके आए वो थे मैकेंडर। और मैकेंडर की जो अवधारणा थी जिसका जो नाम था वो था हार्टलैंड। अब यहाँ हृदय स्थल की जो संकल्पना कह लीजिए या हार्टलैंड की जो कॉन्सेप्ट कह लीजिए वो मैकेंडर के द्वारा दी गई। मूलतः ये स्कॉटिश मूल के थे, लेकिन इनकी जो शिक्षा दीक्षा, इनका जो अपने जीवन पर्यंत जो कार्य किया वो सब इन्होंने ब्रिटेन में संपादित किया। इसलिए स्कॉटिश मूल होने के बावजूद भी ये इनके पास ब्रिटिश नागरिकता थी। और इनके विचार तात्कालिक जो यूरोपियन जो शक्तियों का जो नवीन परिवर्तन हो रहे थे वो, और उन्हीं परिस्थितियों के अंदर अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और जर्मनी, इन सब चीज़ों के जो विकास की जो अवस्थाएं थी या सामरिक दृष्टिकोण से जो उनके विकास की अवस्थाएं थी उन सब का इन्होंने विश्लेषण किया। और साथ ही तात्कालिक समय के अंदर होने वाले परिवर्तनों, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, उन विश्व युद्धों के परिणाम और उनके आने वाले समय के अंदर पुनः एक भू राजनीतिक जो परिस्थितियां पैदा होंगी उनके संदर्भ में समय समय पर जो मैकेंडर ने अपने जो विचार थे उसके अंदर परिवर्तन भी किया। हम उन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व जो कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड एज ए मैकेंडर के द्वारा दी गई, और जो मैकेंडर थे जैसे मैंने कहा स्कॉटिश मूल के थे, लेकिन उन्होंने अपना जो कार्य था या नागरिकता थी जो ब्रिटिश प्राप्त कर ली थी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हार्टलैंड की, जब हम बात करते हैं वो तो हम उसका जो परिकल्पना थी, जो सिद्धांत थी, उसको वो एक्सप्लेन करता है। लेकिन इनका जो ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होता है किसी भी जो सिद्धांतकार हो या जोग्राफर हो या भू रणनीतिकार हो, तो उसका प्रभाव उसकी तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार रहता है। ये अच्छे स्कॉलर थे, साथ ही राजनीति में इनकी बड़ी रुचि थी। और ये 1910 से 1922 तक ब्रिटिश जो संसद है उसके मेंबर भी रहे। तो उस ब्रिटिश मेंबर संसद के मेंबर रहने के साथ साथ
एक तरह से ये एक रणनीतिक विचारक थे, साथ ही एक सलाहकारक थे, और उन तात्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में इनका अपना एक दृष्टिकोण था। सबसे पहले इन्होंने 1902 में एक पुस्तक लिखी, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी, ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर, और उसके अंदर उन तात्कालिक परिस्थितियों के अंदर जो ब्रिटेन को जो भौगोलिक स्थिति का जो फायदा मिला, उन सब चीज़ों का या नौगम्य के दृष्टिकोण से देख लीजिए या उसको एक सामुद्रिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख लीजिए, उन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो इनके लिए इम्पोर्टेंट रहा वो था, जो इन्होंने जो भी संकल्पनाएं दी जाती है, हम उसके ऊपर बात करें तो ये भौगोलिक और ऐतिहासिक संकल्पना में क्या सह संबंध रहा उसको सबसे पहले स्पष्ट करने का जो प्रयास था वो एच.जे. मैगेंडर के द्वारा किया गया, और उन्होंने कहा कि स्थलखंड के एक दूसरे के संदर्भ में भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक दशाओं जैसे स्थलाकृति हो या जलवायु हो, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव उन्होंने ब्रिटिश की जो लोकेशन थी उसके आधार पे भी देखा। फिर उस प्रक्रियाओं के दौरान जर्मन का जो डेवलपमेंट इन्होंने उसको भी देखा। साथ ही यूरोपियन या पश्चिमी यूरोपियन देशों के जो विकास की जो अवस्थाएं थी उसको इन्होंने देखा, और रूस की जो प्राकृतिक या जलवायु की जो दशाएं थी उनका भी इन्होंने अध्ययन किया। दूसरा पॉइंट ऐतिहासिक संकल्पना था, जिसमें काल युगों में मनुष्य वातावरण के साथ संयोजन को स्पष्ट करने की, इस तरह से इस बात को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने अपनी जो ये अवधारणा, जो हृदय स्थल की अवधारणा जो दी, उसमें भी इन्होंने तात्कालिक स्टेपीज एरियाज़ के अंदर जो खानाबदोश रहते थे उनका जलवायु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, स्टेपीज की जो जलवायु किस तरह से प्रभावित करती है, या यूरोप का जो पश्चिमी जो भाग है, दलदली और जो वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है, उनका क्या योगदान रहा। तो इन सब का इन्होंने भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से लेके इन बिंदुओं को स्पष्ट करने की कोशिश की। तो ये जो दोनों बिंदु है, इनका बड़ा, इनके जो अवधारणा थी उसको स्पष्ट करने में बड़ा रोल रहा। अब तात्कालिक जो स्थितियां थी, या मैं ये कहूँ कि इनके जो विचार थे, जो संकल्पनाएं थी, या तात्कालिक जो वैश्विक भू रणनीति के अंदर भू राजनीतिक जो संबंधों में जो परिवर्तन आए, उनमें ऐसे कौन कौन से बिंदु थे जिन्होंने इनको प्रभावित किया, ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ हम देखें तो स्थल शक्ति व समुद्र शक्ति के मध्य सतत संघर्ष, हमने पहले ही आपसे कहा, जब महान जो अपने विचार प्रस्तुत करते सी पावर की कॉन्सेप्ट जब दे रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि रूस की शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए जितने भी समुद्री द्वीपीय देश हैं या तटवर्ती जो देश हैं, उनकी एक कोशिश होनी चाहिए कि उनको रूस को जो तटीय क्षेत्र तक विस्तार को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये जो स्थल और समुद्री शक्ति के बीच में संघर्ष था, ये एक विकास की अवस्थाओं का परिणाम था, और उन सब के अध्ययन से इन्होंने अपने विचारों को आगे पोषित करने की कोशिश की। तब जब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर जो ब्रिटेन का जो राजनीतिक आर्थिक नेतृत्व जो था वो कमज़ोर होने लगा, दूसरे देश जो अमेरिका, रशिया, जर्मनी, इनका डेवलपमेंट होने लगा, तो उन सब चीज़ों के वो बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम जो यूरोप के इतिहास की घटनाओं को प्रभावित कर रहे थे, उन सब चीज़ों को भी इन्होंने अपने अध्ययन में लिया। अब तीसरा जो पॉइंट है वो मैंने जैसे कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी का उदय हो रहा था, औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थी, और उन औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटेन की जो औद्योगिक नीति है उसमें भी परिवर्तन आए। अब जैसे जर्मनी का औद्योगिकरण तेजी से हो रहा था, और उस औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंदर, और ये चीज़ें आप जैसे मैं कहूँ कि रेडजेल के विचार या कैजलन के विचार या हार्सोफर के विचार, तो उन्होंने जो लिविंग स्पेस की बात की, तो वो सब चीज़ें कहीं न कहीं संसाधनों के विकास से, औद्योगिक विकास के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता से, सब चीज़ों से वो जुड़ी हुई थी। तो इन्होंने यहाँ इन ऐतिहासिक जो विकास की जो प्रक्रियाएं थी उनके द्वारा उसको स्पष्ट करने की कोशिश की। तो यानी कि यहाँ हम देखें तो महाद्वीपों और महासागरों के लिए क्षेत्रीय वितरण प्रारूप पर यूरोपीय इतिहास की कौन कौन सी घटनाएं थी जिनका प्रभाव पड़ा। अब सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि 1902 में इन्होंने ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी पुस्तक लिखी। उसके बाद जो सबसे पहला इनका जो एक कह सकते हैं कि एक मॉडल के रूप में, एक रिसर्च वर्क के रूप में
सबसे पहले जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, एक क्या कहते हैं, व्यवस्थित रूप से जो प्रेजेंटेशन दिया वो था इतिहास की भौगोलिक धुरी। उसका टाइटल था द ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री 1904 के अंदर। अब इसको हम देखें तो मैकेंडन ने 1904 में रॉयल जो ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सम्मुख इतिहास की भौगोलिक दूरी द ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री 1904 में मॉडल प्रस्तुत किया। अब इसमें क्या बातें ऐसी कही जो अपने आप में एक यूनिक थी। यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया की बात की कि उत्तर व आंतरिक क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है जो सामुद्रिक शक्ति के लिए अगम्य है, पहुंच के दृष्टिकोण से दुर्लभ है। तो इन चीज़ों को इसने यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया और उन्होंने साफ कहा कि एक ऐसा यूरेशिया के अंदर या मैं कहूँ कि यूरोप का जो पूर्वी कहें या पश्चिमी, दोनों जगह की बात करें, या यूराल पर्वत का जो पूर्वी पश्चिमी भाग कहें, तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सामुद्रिक शक्तियों को या नौगम्य से युक्त शक्तियों का पहुंचना संभव नहीं है। और इसको इन्होंने जो साइबेरिया का पश्चिम भाग या रूस का जो भाग है या यूरोप का जो पूर्वी भाग है उसको शामिल किया। उन्होंने ये कहा कि इन क्षेत्रों के अंदर उत्तर की तरफ जो नदियां बहती हैं, चाहे वो ओबे हो, येंसी हो, लीना हो, ये सब क्षेत्र से ये आर्कटिक सागर में गिरती हैं। और वहाँ क्योंकि एक ग्लेशियर युक्त क्षेत्र है, बहुत अत्यधिक ठंड पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों से किसी भी नौसेना से युक्त राष्ट्र की सेनाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। या दक्षिण की तरफ जो नदियाँ जाती हैं उनकी भी अगर ये बात करता है तो चाहे वो वोल्गा हो, ओक्सो या जैकरेटस हो, ये सब नदियाँ जो नमकीन झीलें हैं, चाहे वो ब्लैक सी, कैस्पियन सागर, उसके अंदर सबके जाकर गिरती हैं। तो वो कहीं न कहीं आपके नौगम्य के दृष्टिकोण से उतनी सुगम्य नहीं होती कि वहाँ पर आक्रमण की स्थिति पैदा की जा सके या नुकसान किया जा सके, आधिपत्य स्थापित किया जा सके। अब यहाँ चाहे वो तारिम हो, हेलमंड नदियाँ हो, ये तो इनलैंड ड्रेनेज का एक तरह से वो नदियाँ जिनका पानी किसी समुद्र तक जाकर नहीं गिरता, उनको शो करती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र था, वह क्षेत्र जो समुद्री शक्ति के लिए अगम्य था, उन सब क्षेत्रों को इसने एक तरह से ध्रुवीय क्षेत्र की रूप में शामिल किया, जिसको एक तरह से जियोग्राफिकल पीरियड के अंदर शामिल किया। लेकिन इसने एक चीज़ और कही कि यूरोपीय जो सभ्यता है, इसी रिसर्च पेपर में उन्होंने कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है कि ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है पूर्णतः अगम्य है। उसके लिए इन्होंने कहा कि यहीं से जो आपके स्टेपीज में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच वाला जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र जो मिडिल एशिया के जो थे, मिडिल ईस्ट एशिया के जो लोग थे, उनके लिए ये हमेशा गम्य रहा। और यही कारण था कि ये जो मध्य एशिया के अंदर जो खानाबदोश जो लोग थे, इन्होंने 5वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य जो यूरोप था उसके ऊपर इन्होंने आक्रमण भी किए। और उन आक्रमण का परिणाम था कि स्टेप से यूराल पर्वत एवं कैस्पियन सागर के बीच स्थित सक्रिय प्रवेश मार्ग से 5वीं से 16वीं सदी तक एशिया से पुरानी खानाबदोश, जैसे वो अवांस थे, मगियर्स थे, कजाक थे, पोर्टिक्स थे, मंगोल, कुमांस, कालमुख आदि सभी थे। इन्होंने इस जगह से, इस मार्ग से होकर जो यूरोपियन जो कंट्रीज थे उनके ऊपर आक्रमण किया। इनमें संघर्ष हुआ। उन संघर्ष का ही परिणाम था कि जो यूरोपीय जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, इस संघर्ष का परिणाम रही। कई बार ये होता है कि अपने आप को आक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वयं के विकास की जो प्रक्रिया है उसको प्रफुल्लित करते हैं और एक राष्ट्र का जो विकास होता है वो प्रक्रिया आरंभ होती है। तो इन एशियन जो खानाबदोश लोगों के आक्रमण से, और ये ऐसा नहीं है कि जो एशिया के जो ये खानाबदोश थे, आप इंडिया के संदर्भ में देख लीजिए, चाइना के संदर्भ में देख लीजिए, तो यहाँ से जितने भी बाहरी जो आक्रांता आए वो सारे जो एशिया वाले जो भाग थे, मिडिल एशिया वाला जो भाग थे, वहीं से आए। तो इनका प्रभाव यूरोप हो, दक्षिण एशिया हो, पूर्वी एशिया हो, इन सब देशों के ऊपर देखने को मिला। और ये क्षेत्र उस तात्कालिक समय की बात करें तो ये जो स्टेपीज जो क्षेत्र था जहाँ से ये आक्रमणकारी आए, ये इनका जो मोबिलिटी का जो माध्यम था वो केवल दो ही थे, या तो अश्व शक्ति के रूप में या ऊँट शक्ति के रूप में। लेकिन इनका तात्कालिक समय के अंदर उन चीज़ों के अंदर भी मोबिलिटी का जो आधार था, उन चीज़ों का भी तात्कालिक ऐतिहासिक राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस तरह से ये जो ध्रुवीय क्षेत्र था
ये अपवातंत्र के दृष्टिकोण से, अपनी भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और 1904 में जो इनके द्वारा पेपर पढ़ा गया इतिहास की भौगोलिक दूरी, उसके अंदर इन चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इस हम कहें कि ये यूरेशिया या जो पियोट एरिया है वो मैकेंडर के हिसाब से क्या रहा, इसको उन्होंने डिफाइन भी किया कि वो अवच्छिन्न जो छिन्न ना हो स्थलखंड उत्तरी भाग में आच्छादित था। लगभग ये 21 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ था। केंद्र का क्षेत्रफल 9 मिलियन वर्ग मील एवं आर्कटिक जंगलों को छोड़कर शेष अश्व ऊंट खानाब देश के अनुकूल था। यानी ये क्षेत्र जो था, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन या मोबिलिटी की जो सुविधाएं थी वो केवल ये थी, ऊंट और जो घोड़े हुआ करते थे वो। लेकिन उत्तरी भाग क्योंकि हिमाच्छादित था इसलिए वहां से गम्य नहीं था। और स्थलखंड का जो इसका एरिया आप देख लीजिए कि कितना बड़ा एरिया ये कवर कर रहा था। तो तात्कालिक और ये कह रहा है कि जो पियोट एरिया या धुरी क्षेत्र जो था पूर्णतः महाद्वीपीय था। पश्चिम में वोल्गा नदी, पूर्व में साइबेरिया वाला जो नदी था उसके मध्य में स्थित था। दक्षिण में हिमालय, उत्तर में आर्कटिक सागर, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर के मध्य ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां से ये गम्य था, भेद्य था। तो इन चीज़ों को इसने जो धुरी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया। और कहीं न कहीं वो ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था कि ये जो धुरी क्षेत्र है, ये एरिया जो नौसैनिक जो शक्ति है उसके लिए अगम्य है। और यदि इसके ऊपर अगर कोई राष्ट्र या राज्य अपना अधिकार कर लेता है तो कहीं न कहीं वो इन बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रह सकता है, अपने स्थानीय संसाधनों का विकास कर सकता है और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और ऐसा नहीं है कि ये कोई इनका कोई आधार नहीं था। ऐतिहासिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो वास्तविकता में तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से ये बड़ा एक गहरा क्षेत्र था, या कहें कि डिफेंस ऑफ डेप्थ की जो कॉन्सेप्ट थी, गहराई की जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये वास्तव में काफ़ी सुरक्षित था। इन सब चीज़ों को इन्होंने अपने अध्ययन के अंदर या इस पेपर के अंदर जो धुरी क्षेत्र की बात की उसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब यहाँ इसने इसको कई भागों में डिवाइड भी किया। जो पियोट एरिया था, जो धुरी क्षेत्र था, उसके बाहर की तरफ जो था आंतरिक या सीमांत अर्ध चंद्र जो एरिया था, इनर और मार्जिनल जो क्रिसेंट होता है, उसको इसने शामिल किया। ये आगे हम नक्शे में एक्सप्लेन भी करेंगे कि कौन सा जो क्षेत्र था। ये देख लीजिए, इस नक्शे में हम देखें तो यहाँ ये वाला जो हो गया वो पियोट या धुरी क्षेत्र हो गया, ऊपर वाला जो है आइस सी का एरिया हो गया। अब यहाँ जो इनर और मार्जिनल क्रिसेंट की बात की, यानी ये जो सारा यूरोप हो, दक्षिण एशिया हो, पूर्वी एशिया हो, उनका जो जितना भी तटवर्ती जो क्षेत्र था उसको उन्होंने आंतरिक अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र था उसमें शामिल किया। और उसके बाहर वाला जो एरिया था जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब या ब्रिटेन, इन सब चीज़ों को उसने बाहरी अर्धचंद्राकार जो एरिया था उसमें इसने शामिल किया। अब यहाँ जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये वाला एरिया आप देख लीजिए, इसके अंदर तटवर्ती जितने भी थे उन क्षेत्रों को, ये वाला पूरा जो एरिया था इसको बाह्य जो अर्धचंद्र वाला जो एरिया था उसमें इन्होंने उसको शामिल किया। अब यहाँ इस स्लाइड के बाद हम बात करें, थोड़ा इसमें डिस्टर्ब हो गया स्लाइड में। यहाँ हम बात करें तो इस मानचित्र के अंदर हम देख रहे हैं। अब पुनः अगर हम वहाँ जाएं जिसकी बात हमने की अभी, अब आंतरिक या सीमांत अर्धचंद्र की बात करें तो ये इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया कि तटीय भूमि का जो भाग था उसको इन्होंने, ये तटीय भूमि का एक चाप है जो समुद्र से जुड़ी नदियों द्वारा युक्त है। इसके अंतर्गत हृदय स्थल में जो बाहर का समूचा यूरेशिया आता है, अर्थात यूराल पर्वत के पश्चिम का यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, ईरान से बाहर का जो क्षेत्र है उसको यूरेशिया के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से लेकर मंचूरिया के तटीय क्षेत्र तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये एक अर्धचंद्राकार, अर्ध महाद्वीपीय, अर्ध महासागरीय एक क्षेत्र है, उसको निरूपित करता है, जैसा कि हमने मानचित्र में यहाँ पे देखा। अब यहाँ
दूसरा जो क्षेत्र है जिसको बाह्य या द्वीपीय अर्धचंद्र कहते हैं, आउटर और इंसुलर क्रीसेंट की बात करते हैं, इसके अंतर्गत उत्तरी दक्षिण अमेरिका, सहारा के दक्षिण का अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान को शामिल किया। और स्वेज नहर जब थी तब तक तो ये फिर भी जो आंतरिक जो सीमांत अर्धचंद्र था उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके निर्माण के बाद, स्वेज नहर के निर्माण के बाद ये पूरी तरह उससे अलग हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्वेज नहर कहाँ है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ये जाने कि ये जो यहाँ भूमध्य सागर और जो लाल सागर है उसको जोड़ने के लिए जो नहर का निर्माण किया गया वो स्वेज नहर थी। अब यहाँ स्वेज नहर के बाद पूर्व में जो स्लाइड है उसकी हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा स्लाइड में डिस्टरबेंस है। अब यहाँ जो पूर्व की जो स्लाइड थी, यहाँ हमने बात की आंतरिक और उसके अंदर बाह्य द्वीप की बात की। इस नक्शे में अंदर उसको हमने अर्धचंद्राकार उस क्षेत्रों को एक्सप्लेन किया। अब ये जो जर्मनी की स्थिति है तात्कालिक दृष्टिकोण से, जो जर्मन एम्पायर था, आप इस नक्शे में देखें इसको कि जर्मन जो एम्पायर था, ये आप इसका विस्तार देखिए कि रशियन एम्पायर के ठीक ये जर्मन जो एम्पायर का विस्तार जो है वो इतने बड़े, जो बाल्टिक सी, आपके जो नॉर्थ सी है वो, और ये रशियन एम्पायर था, तो इसका विस्तार इतना ज़्यादा था कि ये अपने आप में अपने विस्तारिक दृष्टिकोण से जर्मन जो एम्पायर थी उसको इन विचारों ने अत्यधिक प्रभावित भी किया। अब यहाँ जब 1904 में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, उसके बाद उन्होंने संशोधन किया। अब यह संशोधन की जब हम बात करते हैं तो मैंने जब कहा कि जो मैकेंडर था वो अपनी तात्कालिक परिस्थितियों से सीख भी रहा था और उन तात्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में अपने विचार भी प्रस्तुत कर रहा था, तो उन्होंने 1909 में अपने विचार प्रस्तुत किए और उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो 1914 और 1918 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध की जो घटनाएं घटित हुई, उनका इन मैकेंडर के विचारों को अत्यधिक प्रभाव पड़ा। और जो जर्मन जो सेनाएं थी, या मैं ये कहूँ कि जो मित्र राष्ट्र थे, उनका जो ये पियोट जो एरिया था उसके अंदर प्रवेश नहीं होना, जो नौगम्य शक्तियों का उतना शक्तिशाली रूप में उन देशों के ऊपर अधिकार नहीं कर पाना, इन सब चीज़ों ने जो मैकेंडर था उसको अत्यधिक प्रभावित किया। और यहीं पर 1909 के अंदर ही उसने सबसे पहले जो ध्रुवीय क्षेत्र की जो संकल्पना थी उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया और उसने पहली बार हृदय स्थल की जो हार्टलैंड शब्द का प्रयोग करते हुए उसने एक बुक लिखी जिसमें अपने विचार प्रस्तुत किए, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। यानी इसके अंदर तीन चीज़ों का प्रभाव जो उसके ऊपर स्पष्ट रूप से देखने को मिला, या यहाँ जब उसने अपने विचार प्रस्तुत किए या ध्रुवीय क्षेत्र के जो विचार थे उसके अंदर संशोधन किया, तो उन चीज़ों के ऊपर तीन चीज़ों का प्रभाव रहा। 1917 में रूसी साम्राज्य का पतन हुआ और साम्यवादी शासकों ने जर्मनी से समझौता कर लिया। अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो ये तात्कालिक सामरिक भू राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जिसने तात्कालिक परिस्थितियों को बिल्कुल पूर्णतः बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की नौसेना टर्की की जल संधि से होकर काला सागर तक पहुंच ही नहीं पाई, और ये चीजें जो थी, यानी कि नौसैनिक जो शक्ति थी उसके प्रभाव की क्षीणता को, ह्रास को दिखा रही थी। यानी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी तो वो क्यों नहीं पहुंच पाई? अगर वो पहुंच जाती तो प्रथम विश्व युद्ध की जो घटनाएं थी उसके जो परिणाम थे कुछ और निकल के आते। तो इन सब चीज़ों ने जो मैकेंडर के जो हार्टलैंड की जो संकल्पना को प्रचारित करने के लिए, या ये कहूँ कि उस विचार को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण रही। और साथ ही जर्मनी के खदानों से ब्रिटिश वापस कर दिए गए तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए इनके संबंधों के अंदर एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। और यहाँ हम ये कहेंगे कि हृदय स्थल जो था, उन्होंने हृदय स्थल के पहले से बड़े आकार को स्वीकार किया, उससे पहले से उसमें और एरिया ऐड किए, उसने नवीन क्षेत्रों को उसमें शामिल किया और बताया कि वह क्षेत्र जिसमें वर्तमान परिस्थितियों में समुद्री शक्तियों की पहुंच को नकारा और आर्कटिक और महाद्वीपीय प्रवाह से मुक्त
ना हो को भी इसके अंतर्गत शामिल किया। कौन से क्षेत्र थे जिसको उसने वापस पियोट एरिया के अंदर शामिल किया या हार्टलैंड का जो विस्तारित रूप उसने दिया उसमें उसने उनको शामिल किया? वो डेन्यूब का एरिया था, मध्य व निचले डेन्यूब का क्षेत्र, एशिया माइनर वाला जो क्षेत्र था, तिब्बत था, मंगोलिया को भी इसमें इसने शामिल किया। यानी इस जो हृदय स्थल की संकल्पना, जो पियोट की जो संकल्पना उन्होंने 1904 में दी और उसी को उसने हार्टलैंड की संकल्पना के रूप में परिभाषित किया 1919 में, उसके अंदर उसका जो दायरा था उसकी व्यापकता को इन्होंने बढ़ा दिया। अब यहीं पर इन्होंने एक विचार दिया, एक मंत्र दिया। मैंने जैसे कहा कि हृदय स्थल में बाल्टिक सागर, मध्य और निचले डेन्यूब का भाग, एशिया माइनर, काला सागर, आर्मीनिया, तिब्बत, ये सब एशिया माइनर के वो जो एरियाज हैं वहाँ पर तिब्बत और मंगोलिया को शामिल किया। और यहाँ पर इसने एक सिद्धांत दिया जिसको मैकेंडर का जो हार्टलैंड थ्योरी की जो आत्मा कह सकते हैं, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड द वर्ल्ड। इस विचार को देखिए आप, जिसने जो एक वैश्विक भू राजनीति को बिल्कुल पूर्णतः प्रभावित कर दिया। हिंदी में हम बात करें, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वो हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यही वो लाइन थी, यही वो विचार था, यही वो संकल्पना थी जिसने जर्मनी को प्रभावित किया। और यही कारण रहा द्वितीय विश्व युद्ध को एक तरह से प्रोत्साहित करने का, कि जो जर्मन था वो इन विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि वो हृदय क्षेत्र जिसकी बात मैकेंडर ने की उसके ऊपर अधिकार करने की कोशिश के में द्वितीय विश्व युद्ध का जो है निकल के आया। और क्योंकि वो ये चाहता था कि अगर वह हृदय क्षेत्र पे अगर अधिकार कर लेगा तो वो नौसैनिक शक्तियों से, संसाधनों के दृष्टिकोण से वो अधिक समृद्ध होगा और वो वैश्विक जो शक्ति के रूप में उभर के आएगा और वो विश्व के ऊपर अपना अधिकार कर सकता है। जो हृदय क्षेत्र पे शासन करता है वह द्वीपीय क्षेत्र को नियंत्रण करता है। उसके अंदर वो जो भी उसने अर्धचंद्राकार वाले जो क्रिसेंट है उन सबको इसके अंदर शामिल किया। इवन जो बाह्य वाला जो आउटर जो एरिया था उसको भी इसने शामिल किया और उन सब एरियाज को इसने वर्ल्ड आइलैंड विश्व द्वीप के अंदर शामिल किया। जो इस विश्व द्वीप के ऊपर अधिकार रखेगा वो पूरे विश्व के ऊपर शासन करेगा, नियंत्रण करेगा। तो ये इसने बात यहाँ पर सबसे पहले रखी। फिर इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो घटनाएं घटित हुई उसके बाद एक नवीन जो समीकरण वैश्विक स्तर पर उभर कर सामने आए। अमेरिका और रशिया एक वैश्विक शक्ति के रूप में निकले। उसके बाद तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए शीत युद्ध के आरंभ में जो पश्चिम यूरोपियन जो देश थे, अमेरिका के जो देश थे, उसके अंदर जो भू राजनीतिक संबंधों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो परिवर्तन निकल के आए। नाटो जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन जो अमेरिका और जो पश्चिम यूरोपियन देशों के मध्य के अंदर संगठन स्थापित किए गए, ये सब चीज़ें परिस्थितियां बदली। और इन परिस्थितियों के बदलने के साथ ही 1943 के अंदर उन्होंने अपना एक परिष्कृत हृदय स्थल जो सिद्धांत था 1943 में दिया, जिसको मॉडिफाइड हार्टलैंड का। और मैकेंडर ने 1943 में फॉरेन अफेयर्स नामक जर्नल में एक लेख लिखा, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। और इसके अंदर जो बात उसने कही, लिखा, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर औद्योगिक और सैन्य दृष्टि से जल और वायु मार्ग द्वारा आबद्ध है। उन्होंने इसे मिडलैंड बेसिन कहा। एक तरह से आप अगर देखें उसके बाद जो संगठन बना नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो कहीं न कहीं अमेरिका और पश्चिम यूरोपियन जो देश थे उनका एक संगठित स्वरूप था, जो कि रूस की बढ़ती हुई यूएसएसआर जब कहते थे उसकी शक्ति को रोकने के लिए, या कहें कि कहीं न कहीं वो जो पियोट एरिया है, जो हार्टलैंड है, उस पर अधिकार कर पूरे विश्व के ऊपर शासन कर सकता है। तो उस संकल्पना से प्रभावित होकर इसने मिडलैंड बेसिन कहा, जिसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग और पश्चिमी यूरोप आता। येनेसी नदी के पूर्व का भाग जो एक समतल पठारी पर्वतीय व कोणधारी वनों का क्षेत्र था को पृथक कर दिया और उस क्षेत्र को इसने लीना नाम दिया। अब ये लीना वाला जो क्षेत्र था, ये नो डाउट इसके अंदर इसने जो हार्टलैंड वाले जो एरियाज थे उसको इसमें शामिल किया, लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं पठारी पर्वतीय कोणधारी वनों से था, इस दृष्टिकोण से देखें तो ये औद्योगिक गतिविधियों या अन्य चीज़ों के विकास के दृष्टिकोण से, आधारभूत संरचना विकास के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं था।
यहीं पर उसने जो मिडिल बेसिन की बात की, हार्ट बेसिन की बात की, तो मिडिल बेसिन के अंदर जर्मनी का जो पश्चिम वाला भाग था उसको मिडिल बेसिन में रखा, और हार्ट जर्मनी के जो पूर्वी वाला जो भाग था उसको हार्टलैंड बेसिन के अंदर और ये कहा जब मिडिल बेसिन हो या हार्टलैंड बेसिन हो, दोनों जर्मन साम्राज्य द्वारा पृथक है, एक पूर्व में एक पश्चिम में, और दोनों शक्ति के केंद्रों में मरुस्थल के घेरों द्वारा आबद्ध है। उसमें सहारा भी है, अरब, ईरान, मंगोलिया के मरुस्थल, लीना क्षेत्र से अलास्का तक का जो एरिया है, कनाडा, आर्कटिक के क्षेत्र, पश्चिमी यूएसए में कोलंबिया का मरुस्थल, इन सब चीज़ों के अंदर इसने उनको शामिल किया। अब इस नक्शे में अगर हम देखें तो यहाँ उन्हीं चीज़ों की हमने बात की है कि चाहे ये आप देख लीजिए, यहाँ यूरेशिया की बात की गई इस वाले एरिया के अंदर। उसके बाद ये अर्धचंद्राकार, ये पूरा जो एरियाज था ये आपके बाहरी जो अर्धचंद्राकार था। इसके अंदर इसने जो लीना एरिया, जो नवीन क्षेत्र की बात की, जिसके बाद यहाँ पर इन देशों के मध्य नाटो, NATO जो संगठनों का विकास हुआ, उसके अंदर लीना जो क्षेत्र के बाद जो मिडलैंड बेसिन है, उन सब चीज़ों को यहाँ उसने शामिल किया। तो इसके बाद की जो ये हमने पूर्व में कहा कि ये पूरी तरह जो हार्टलैंड या दूरी क्षेत्र था, अगम्य नहीं था, और इस डायग्राम में लग रहा है कि ये यूराल पर्वत है, इधर आपके ब्लैक सी है, और ये इधर कैस्पियन सी है, कोकेसस माउंटेन है यहाँ पे, और ये स्टेपीज एरिया है। ये यूरोप का जो उत्तरी और पश्चिमी जो भाग है, जो वन्य और दलदली क्षेत्र है। तो यहाँ से जो एशिया के जो खानाबदोश जो लोग थे, उनके लिए यूरोप के ऊपर का आक्रमण करने का एकमात्र ये रास्ता रहा। अब यहाँ अगर हम मूल्यांकन करें कि मैकेंडर के जो सिद्धांत था उसका अगर हम मूल्यांकन करें, पहले मैं इन पॉइंट्स को आपको बोल देता हूँ, जिससे कि बाद में मैं इसको केवल एक्सप्लेन कर सकूँ। नियतिवादी दृष्टिकोण से इतिहास का अति सरलीकरण किया उन्होंने। गलत ढंग से मात्र भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर शक्ति सामर्थ्य का सरलीकरण कर दिया इन्होंने। हृदय स्थल की कठिनाइयों का प्रदेश, जिसके कारण इसके आंतरिक स्थिति अतिशय जलवायु दशाएं हैं, इस बात के ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। हृदय स्थल में रेलवे के विकास की संभावनाओं का गलत विचार प्रस्तुत किया, जबकि रेलवे के साथ साथ तब जो हवाई जो युग था वो भी आरंभ हो चुका था। मानचित्रण के लिए जो इन्होंने मानचित्र का आधार लिया वो मर्केटर पे था। पृथ्वी एक त्रिआयामी वो रखती है, जबकि ये 2 आयामी था। और मर्केटर प्रक्षेप अगर आपने पढ़े होंगे, चाहे वो MA प्रीवियस हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो यहाँ विश्वत रेखा से जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं, उसके अंदर विकृतियाँ आने शुरू हो जाती हैं, और जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उनका जो क्षेत्रफल है वास्तविक क्षेत्रफल से काफ़ी अधिक हो जाता है। तो उस मानचित्र का इसने आधार बनाया। तो जो उसके जो प्योर्ट एरिया के बारे में बात करें तो कहीं न कहीं उसके अंदर जो इसका दृष्टिकोण निकल के आया उसमें काफ़ी गलत विश्लेषण किए गए। सैटेलाइट, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का, इन सब चीज़ों का जो महत्व है धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो उन परिस्थितियों के अंदर जो मैकेंडर का जो विचार था कहीं न कहीं अप्रासंगिक होता गया। अब हम जैसे मैंने इसके आलोचनात्मक आपके समक्ष कुछ बिंदु रखे, लेकिन मैं उन चीज़ों का अब आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसने ये कहा कि तात्कालिक जो विचार दिए उसके अंदर स्थल और समुद्री शक्तियों के बीच में टकराव को आधार माना, और उस टकराव के आधार पर उसने ये विचार प्रस्तुत किया कि ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो नौगम्य दृष्टिकोण से अगम्य हो, जहाँ पर जो नौसैनिक जो शक्तियाँ हैं वो पहुँच न सके, वो वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। ये क्या संभव है? तात्कालिक परिस्थितियों को देखें तो केवल इस आधार पे कि नौसैनिक शक्ति से बच के ही आप एक शक्ति के रूप में उभर के सामने आ सकते हो। एक शक्ति के रूप में, एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए संसाधनों का होना जरूरी है, अनुकूल जलवायु का होना जरूरी है, मानवीय संसाधनों का, जो एक स्किल्ड जो लोग होते हैं उनका होना, दक्ष लोगों का होना जरूरी है। तो क्या जो प्योर्ट एरिया या हर्टलैंड एरिया था वो क्या इन सब की पूर्ति करता था? तो आज भी वो जो एरिया है वो वनों से घिरा हुआ है, दलदली क्षेत्र है, जनसंख्या घनत्व कम है, आधारभूत संरचना के विकास के दृष्टिकोण से वो अनुकूल नहीं है, कृषिगत विकास के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, तो वो वैश्विक शक्ति के रूप में कैसे आ सकता है? और दूसरी बात, जो समय के साथ परिवर्तन हुए, ये अत्यधिक सरलीकरण कर दिया वैश्विक एक दृष्टिकोण का। और समय के साथ उसने कहा कि रेलवे का विकास अगर हो जाता है तो ये पुनः एक शक्ति के रूप में उभरेगा।
तो रेलवे के विकास के साथ साथ तो रेलवे विकास के लिए अनुकूल दशाएं होना चाहिए। रेलवे के विकास के लिए वहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। संसाधनों के साथ साथ वहाँ पर जो जन समूह है उसका होना जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ें वो फुलफिल नहीं कर रहा था। केवल एक नौसैनिक विचार को त्याग कर जर्मनी को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभारना या उस ध्रुवीय क्षेत्र को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार करना, मुझे नहीं लगता है कि वो उस परिस्थिति के समय भी आज भी उतना अनुकूल रहा। तीसरा जो पॉइंट है कि रेलवे के साथ साथ तब उस समय में वायु का जो है शक्ति का भी धीरे धीरे विकास होना लग गया था। तो तात्कालिक परिस्थितियों में कह सकते हैं कि नौसैनिक शक्ति के दृष्टिकोण से उसने स्थलीय शक्ति को बात की। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज नौसेना से या स्थलीय सेना से जो वायुसेना जिस देश की जितनी सशक्त होगी वही वैश्विक शक्ति बन सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल, सैटेलाइट्स के द्वारा टारगेट्स किया जाना, ये सब चीज़ें नई चीज़ें उभर के सामने आई है। तो उस तरीके से हम आज अगर विश्लेषण करें तो वो कहीं न कहीं उतना प्रासंगिक नहीं रहा। लेकिन क्या आप उसको पूर्णतः नकार दिया जाए? क्या वर्तमान के अंदर जो हार्टलैंड की जो संकल्पना अप्रासंगिक हो गई है? तो आप एक चीज़ देखिए, हर देश ये चाहता है कि बैलिस्टिक जो मिसाइल्स है उसकी रेंज को बढ़ाया जा सके। यानी जितनी ज़्यादा रेंज होगी तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। और उसने क्या कहा था तात्कालिक परिस्थितियों में, याद रखिए कि उसने कहा कि ये जो क्षेत्र है जो स्थलबद्ध है, उत्तर की तरफ से कोई आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, दक्षिण की तरफ की जो नदियां हैं उससे वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो ये जो क्षेत्र है इसके पास गहराई की सुरक्षा, डिफेंस ऑफ डेप्थ है, यानी आप सीधा उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। तो आज हमारे पास मिसाइल्स है लेकिन सब देशों के पास तो नहीं है इतनी रेंज की। तो कहीं न कहीं डिफेंस ऑफ डेप्थ की बात आज भी हम कर सकते हैं। और तत्कालिक परिस्थितियों में कहें तो भाई उस टाइम नौगम्य था तो ऐसा क्षेत्र होना जरूरी था जिससे कुछ शक्ति के रूप में उभर सके। लेकिन वर्तमान में भी, उसके बाद भी अगर हम देखें, जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ था, तो यूएसएसआर के विघटन से पूर्व के अंदर जो यूएसएसआर एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर के सामने आया, तो कहीं न कहीं वो जो हृदय क्षेत्र था, ये जो दूरी क्षेत्र था, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इस बात को जो महान ने भी कहा कि रूस के विकास को रोकने के लिए तटवर्ती क्षेत्रों को एक हो जाना चाहिए, तो वो उसकी महत्ता को समझता था। और उसी महत्ता को जो मैकेंडर थे उन्होंने अपने विचार में प्रस्तुत किया। वर्तमान अगर हम देखें, वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम देखें, वर्तमान में बदलते हुए सामरिक दृष्टिकोण को हम देखें, तो हार्टलैंड अभी भी पूर्णतः प्रासंगिक नहीं है। जिस तरह से रूस के अंदर खनिज संसाधनों का विकास हुआ है और खनिज संसाधनों को विकास के साथ साथ बदलते हुए राजनीतिक जो संबंध हैं, चाहे अमेरिका का भारत या दक्षिण एशिया के देशों से संबंधों में परिवर्तन हुआ है, तो उसी दृष्टिकोण से रशिया का चीन के साथ या ईरान के साथ, इन सब लोगों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन हुए हैं, वो पुनः उस हार्टलैंड को मजबूत करना चाहता है और उस वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, जिससे कि उन तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार करते हुए एक तरह से नौगम्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सके, स्थलीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सके, और वायु शक्ति के रूप में चीन, अमेरिका के बाद या अमेरिका के पैरेलल अभी भी हम रूस को कमतर नहीं हाँक सकते। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। अभी भी जो हार्टलैंड की जो कॉन्सेप्ट है पूर्णतः अप्रासंगिक नहीं है। वैश्विक स्तर पर बदलते हुए राजनीतिक संबंधों के दृष्टिकोण से अभी भी वो चीज़ बनी हुई है, इसलिए इसको पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद।